हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं बिमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ के अंतर्गत हम जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और साथ ही संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं को हमने उदाहरणों के साथ जाना समझा। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो तीसरी अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में आज हम सभी समझेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए आप सभी जुड़िए और साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। मेरा स्टूडेंट कमेंट करके बताएं क्या सही दिख रहा है। थोड़ा इंक शायद कम है, दूसरे मार्कर का यूज करता हूं। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई दो अभिकारक आपस में जब क्रिया कर रहे हों तो उस अभिकारक का कोई एक तत्व या समूह अपने स्थान से हट करके दूसरे अभिकारक के साथ जब संयोग कर लेता है, अर्थात क्रिया करता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आइए लिखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक, जिनमें कोई तत्व या यौगिक। स्टूडेंट्स, आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तत्व जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, यौगिक जो होता है वो तत्वों से मिलकर के बनता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व, यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे, अभिक्रिया में भाग ले रहे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित, किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। स्टूडेंट्स, विस्थापित का मतलब क्या कर देता है? अपने स्थान से
हटा देता है, तो अपने स्थान विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में क्या समझा, जरा इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसको दूसरे प्रकार से समझते हैं। जैसे कोई जब दो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, आइए इसको बेहतर से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद बेहतर रूप से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा जिंक प्लस फेरस सल्फेट। उदाहरण लिखेंगे, यह है स्टूडेंट जिंक और ये है आपका आयरन सल्फेट या FeSO4। और सूत्र तो आप जानते हैं Zn यानी कि जिंक और FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। तो इसकी जैसे ही क्रिया होती है स्टूडेंट, तो क्रिया होने के पश्चात आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, सल्फेट समूह जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा है? फेरस के साथ। ये जैसे ही क्रिया करेंगे तो ये फेरस के अपने स्थान से हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? जिंक आ जाता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बनेगी, जिंक सल्फेट और प्लस Fe यानी कि आयरन। तो क्या हो स्टूडेंट, देखिए यहाँ फेरस सल्फेट में सल्फेट समूह किसके साथ था? फेरस के साथ यानी कि आयरन के साथ था। और यहाँ जैसे ही क्रिया हो गई तो उत्पाद क्या बना? जिंक सल्फेट यानी कि फेरस जो है अपने स्थान से हट गया और जिंक उसके स्थान पर आ जाता है। आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। इनका नाम लिख लेते हैं पहले। इसका नाम है जिंक और इसका नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है स्टूडेंट्स? फेरस सल्फेट। अब क्रिया के उपरांत ये क्या उत्पाद बनता है? जिंक सल्फेट। और ये क्या है? फेरस यानी कि आयरन। स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। इससे एक रिएक्शन या इसकी परिभाषा जो है हर बार यूपी बोर्ड में पूछी ही जाती है। इस दृष्टि से यह सेशन जो है हमारा और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसलिए अधिक से अधिक जो भी आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं या रिश्तेदार हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास इसको जरूर शेयर करें, जिससे वो भी आपकी तरह ही इससे लाभान्वित हो सकें। तो स्टूडेंट्स, क्या समझा आपने? जिंक जो है फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करती है, तो सल्फेट मूलक किससे क्रिया कर लेता है? जिंक से। और क्या बना देता है? जिंक सल्फेट बना देता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझें हम। इस बार ले लेते हैं आयरन को और इधर ले लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। इसको तो आप जान ही चुके हैं, क्या है ये? आयरन या फेरस। तो ये रहा आपका आयरन, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है 2। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट। इन दोनों की जब क्रिया होगी तो ये आपस में क्रिया जब करते हैं तो क्या बनाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट, सेम ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई होगी
यहाँ पर जिंक जो है Fe यानी फेरस का स्थान ले रहा था, यहाँ पर Fe अलग है, Cu का स्थान ले रहा है। स्टूडेंट्स ये सब कैसे होता है? ये एक सक्रियता श्रेणी होती है जो कि आगे आने वाले पाठ में आपको पढ़ने को मिलेगी। उसमें क्या होता है, जो धातुएं या अधातुएं यानी कि तत्व कहें हम, हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और कुछ हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। तो जो तत्व नीचे वाले होते हैं उनको हटा करके हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व हैं अगर उनसे क्रिया करता है तो ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो कॉपर है वो Fe से कम क्रियाशील है, इसीलिए Fe जो है ये सल्फेट के साथ क्रिया करता है और बना देता है आपका FeSO4 यानी कि क्या है ये, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब क्या बचा स्टूडेंट, कॉपर बचा है। अब कॉपर जब बचा है तो वो अलग निकल जाएगा, Cu। क्या नाम हो गया स्टूडेंट इसका, कॉपर नाम हो गया, कॉपर। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। फिर से समझिए, फेरस यानी कि आयरन ने जैसे ही क्रिया की कॉपर सल्फेट के साथ तो कॉपर अलग हो गया, क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर जो है वो क्या हो गया, अलग हो गया। अगली अपक्रिया ले लेते हैं। अगली अपक्रिया हमारी फिर से आयरन से ही संबंधित है। तो अगली अपक्रिया है हमारी Fe, और ये स्टूडेंट्स क्रिया करेगा लेड नाइट्रेट, जिसका अणुसूत्र होता है PbNO3 का 22। देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeNO3 2 और प्लस क्या बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस बन जाएगा ये लेड यानी कि Pb अलग हो जाएगा और FeNO32 तैयार हो जाएगा। FeNO32 क्या है स्टूडेंट्स, तो आयरन जो है लेड नाइट्रेट से क्रिया करता है तो लेड को विस्थापित कर देता है। क्या है स्टूडेंट, ये तो आयरन है ही, और ये क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसने क्या किया, सीसा, Pb जो है, Pb का नाम क्या है, लेड या सीसा। सीसा जो है उसको कहते हैं लेड, Pb। तो ये लेड को जो है विस्थापित कर देता है। अगली अपक्रिया हमारी है, जब हम आयरन की क्रिया कराते हैं, सॉरी आयरन की नहीं, लेड की क्रिया कराते हैं जब हम क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ, तो किसकी क्रिया कराएंगे, लेड की। तो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा Pb प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2। जैसे ही इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इनको ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ, यहाँ से आयरन विस्थापित हो रहा था, यहाँ से कॉपर विस्थापित हो रहा था, यहाँ से लेड विस्थापित हो रहा था। अब यहाँ क्या है, लेड की जगह पर यहाँ पर इस समय है आपका कॉपर, तो इस बार जो है फिर से कॉपर विस्थापित हो जाएगा और क्या बनेगा, PbCl2 और प्लस क्या बचा स्टूडेंट, कॉपर। इसका नाम क्या है, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, इसका नाम है लेड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड नाम है इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स आप सब लोग जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार एक साथ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हट जाता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया होगा।
अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। मैं ज़रा इरेज कर रहा हूँ। स्टूडेंट, तब तक आप लोग मुझे ज़रा कमेंट में बताइए कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। मैंने इसको इरेज कर दिया है। तो आइए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। स्टूडेंट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। क्या सूत्र होता है? इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है कॉपर। और ये क्या है? यह है सिल्वर और नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्रिया कराएंगे। तो स्टूडेंट, कौन सी क्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय विस्थापन अभिक्रिया। तो बनता है, क्या बनेगा? CuNO3, CuNO3। स्टूडेंट, कॉपर की वैलेंसी 2 है तो यहाँ 2 होगा, CuNO3 2, और प्लस क्या बचा? प्लस बचा है आपका Ag। तो स्टूडेंट, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आपने इसी पाठ के अंतर्गत संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। तो वापस एक बार ध्यान ले जाएंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो तो किस प्रकार का रासायनिक समीकरण होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या है दूसरा नाम? यहां स्टूडेंट 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो स्टूडेंट, फटाफट बताइए असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है? स्टूडेंट, असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। इतनी जल्दी भूल गए क्या आप लोग? ध्यान रखा कीजिए। चलिए अभी तक देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? कॉपर नाइट्रेट। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट नाम है इसका। अगली अभिक्रिया हम कराएंगे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? एल्यूमिनियम के साथ। और एल्यूमिनियम की क्रिया कराएंगे किसके साथ कराएंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। तो आइए देखते हैं। यह है आपका एल्यूमिनियम, किसके साथ क्रिया करानी है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। क्या बोलते हैं इसको? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्टूडेंट्स, ये वही धातु है जिसका प्रयोग हम लोग दरवाजे, आर्टिफिशियल जो होते हैं दरवाजे और विंडो, और साथ ही इसकी सीट का प्रयोग रोटियों को जो बाहर ले जाते हैं तो एल्यूमिनियम सीट का प्रयोग करते हैं, जिससे रोटियां और सब्जी जो है जल्दी खराब ना हो। तो उसी एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराते हैं हम किसकी? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। क्या बनता है स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3। Al2O3। अब क्या बचा स्टूडेंट्स? देखिए एल्यूमिनियम तो यहां से चला गया और
ऑक्सीजन तो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं क्या बचा है, बताइए जरा कमेंट में बताइए क्या बचा है, क्या आएगा आगे, फटाफट कमेंट कीजिए। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्या बचा है, Mn यानी कि मैग्नीज। तो यहाँ पर आएगा मैग्नीज, Mn यानी कि मैग्नीज आएगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम समस्या होगी कि इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं लेकिन इधर कितने हैं, 3 हैं। तो समीकरण कैसा हो गया हमारा, फिर से वही कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इनको बराबर करने के लिए आइए देखते हैं क्या करते हैं हम। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6। तो ऐसा करते हैं हम, इनके परमाणु जो हैं वो 6 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 6 परमाणु बना लेते हैं ऑक्सीजन के। तो 6 बनाते हैं तो 2 यहाँ लगा दीजिए, अब ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ है 2, तो इनको भी कितना करना है, 6 बनाना है, तो इनको 3 से गुणा कर देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 2 से अगर किया तो Al कितना हो गया, Al2, 2 यहाँ था और 2 यहाँ, मतलब 2 गुणा 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4। तो 4 जो है एल्यूमिनियम के कर दीजिए, 4 Al हो गए, 3 MnO2। अब एक बार फिर से जो है हर एक तत्व के परमाणु देख लेते हैं बराबर हैं दोनों तरफ या नहीं। शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम से, तो यहाँ 4 लगा दिया, ये कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ भी 2 दूनी 4 हो गए, एल्यूमिनियम हमारा बराबर हो गया। आते हैं मैग्नीज पे, मैग्नीज के यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ कितना है 1, तो मैग्नीज को भी 3 बना दो भाई, 3 मैग्नीज के हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ कितना है, 2 3 6, ठीक है, हो गया। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या नाम हुआ स्टूडेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका नाम है मैग्नीज, मैग्नीज। आइए चलते हैं एक और उदाहरण के साथ, इस बार क्रिया करा देते हैं हम जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो स्टूडेंट्स कमेंट में बताएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। आइए बताइए, चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा जिंक, इसको तो सभी जान ही चुके हैं। अब ये रहा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान आया होगा आपको, पढ़ा है आपने पिछली क्लास में, जिंक प्लस H2SO4। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो जिंक जो होता है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, बचेगा क्या, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट हो गया है। और क्या बचा है दोस्तों, हाइड्रोजन बचा दोस्तों, हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स क्या बचा, ये रहा हमारा जिंक, ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है, जिंक सल्फेट। और ये क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, और जो भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, रुकती नहीं हैं, उड़ जाती हैं ऊपर की तरफ। तो इसके साथ ही स्टूडेंट जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए, जो कि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएं। और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट जैसे हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान आदि विषय भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप सभी इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही इस तरह के जो भी वीडियोज आते हैं उन सब के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो डाली जाए आप तक उसकी सूचना पहुंचे सबसे पहले। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसका आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पढ़ते हैं उसका अपनी राइटिंग में नोट्स ज़रूर तैयार करें, क्योंकि यही नोट्स जो हैं आपको बाकी सबसे अलग यानी कि ज़्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो लगभग सभी एक जैसा ही पढ़ते हैं, लेकिन जो आप अपने हाथ से लिखते हैं और पढ़ते हैं उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है, इसीलिए नोट्स बनाते रहें। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पीछे की तरफ। हमने अभी तक कितनी अभिक्रियाएँ पढ़ लीं? 3 अभिक्रियाएँ पढ़ लीं। पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी थी? संयोजन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं संयोजन अभिक्रिया के अन्य नाम क्या क्या हैं? अगर आप बताते हैं कमेंट में फटाफट बताइए, कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट कीजिए। स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं संयोजन अभिक्रिया को क्या क्या कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, ये सभी क्रियाएं जो हैं संयोजन अभिक्रिया हैं। अब क्या परिभाषा थी संयोजन अभिक्रिया की? कि जब 2 या 2 से भी अधिक अभिकर्मकों की क्रिया कराई जाए और वो एकल यौगिक तैयार करें। कितने स्टूडेंट? केवल एक यौगिक तैयार करते हैं, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था। मैंने कहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व थे, कंपाउंड थे, लेकिन दोनों ने जब आपस में क्रिया की तो H2O केवल एक उत्पाद तैयार किया। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगी। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। तो बी का मतलब होता है टूटना, अलग होना। जब कोई अभिकारक अपघटित होकर के कम से कम 2 भागों में टूटता है, तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट? वो कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। इसका भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। मैंने कहा था आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाए तब वो 2 भागों में टूटता है। किसमें टूटता है? 2 भागों में टूटता है। पहला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कम 2 भागों में अगर कोई एक यौगिक टूट जाता है तो वो अपघटन क्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी, जो कि आपने बिल्कुल अभी अभी पढ़ी है, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक और नाम भी है प्रतिस्थापन क्रिया। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्रतिस्थापन क्रिया इसका नाम है। इसकी परिभाषा क्या है? जब कोई 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, जैसे किसी भी रिएक्शन में ले लीजिए, जैसे यहां हम ले लें जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। आपस में क्रिया करने के बाद कोई एक तत्व किसी दूसरे अभिकारक के तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है और क्रिया के उपरांत हाइड्रोजन को क्या करती है? विस्थापित कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? प्रतिस्थापन क्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाना। अगली क्लास में हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि सेशन आपको कैसा लगा, और साथ ही इसी तरह के अन्य वीडियोज पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। तो स्टूडेंट्स,
इस चैनल को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिकतम लोगों तक, जहां तक आप भेज सकते हैं वहां तक इसको शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे वो भी इस तरह के वीडियो देख सकें और परीक्षा में अपना स्थान अच्छा ला सकें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।